तो पहली बात तो इसको जियो स्टेशन सैटेलाइट क्यों कहा गया? तो एक्चुअली होता क्या है, जो अर्थ का रोटेशन पीरियड है, यानी वो अपने एक्सिस के अबाउट कितने टाइम में अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाता है, 24 आवर्स में। तो 24 आवर्स इसका क्या है, टाइम पीरियड है अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसका भी टाइम पीरियड जो है वो 24 आवर्स है। यानी अपने को ऐसा लगता है कि अर्थ के साथ साथ वो सैटेलाइट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इसलिए अपने को लगता है कि वो रुका हुआ है, स्टेशनरी है, इसलिए उस सैटेलाइट को हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो यानी पहला पॉइंट तो ये है कि इसका टाइम पीरियड, अर्थ का रोटेशन का जो टाइम पीरियड है अपने एक्सिस के अबाउट, वो सेम है। तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ about its on axis, time period of earth about its on axis is same as time period of satellite या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इट इज ऑलवेज इन इक्वेटोरियल प्लेन। It is always in equatorial plane. ओके तो किसका इक्वेटोरियल प्लेन? अर्थ का। यानी कहने का मतलब ये है कि ये मान लो अर्थ है, और ये जो अर्थ है उसका एक्सिस ये है मान लो, और ये ओमेगा से घूम रहा है ऐसे, यानी ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, और ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π/T, जहाँ टी क्या है, टाइम पीरियड है ना, ये क्या है, टाइम पीरियड है। अबाउट इट्स एक्सिस, जो कि कितना है, 24 आवर्स है। ठीक, तो ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, मान लो इस एक्सिस में ये टॉप से देख रहा हूं, तो ये दरअसल ये जो इसका ऑर्बिट है, ये क्या है, ऑर्बिट है। तो ये इसकी जो रेडियस है अर्थ की वो आर है, और यहाँ से इसकी जो हाइट है वो एच है। तो मान लो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यहाँ कहीं है, तो ये अर्थ के चारों रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो एक तो ये साइड के बारे में बात करेंगे, और ये जो ऑर्बिट बनाया है मैंने, ये दरअसल इक्वेटोरियल प्लेन है, अर्थ का जो इक्वेटोरियल प्लेन है उसमें है। तो इस ऑर्बिट को हम लोग पार्किंग ऑर्बिट भी बोलते हैं। पार्किंग ऑर्बिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब कोई भी कार को पार्क किया जाता है तो वो स्टेशनरी रहती है ना, जो पार्किंग एरिया होता है उसमें। तो यहाँ भी अपने को सैटेलाइट कैसा लग रहा होता है, अर्थ से जब हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो स्टेशनरी लगता है। क्यों? क्योंकि वो साथ साथ अर्थ के साथ साथ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, क्योंकि इसकी एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की और इसकी एंगुलर वेलोसिटी दोनों सेम है, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है। तो किसी टाइम टी बाद मान लो अगर ये यहाँ है, किसी टाइम टी बाद अर्थ मान लो इस जगह पर पहुंचती है, तो सैटेलाइट यहाँ कहीं होगा। यानी ये जो पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ पहुंच चुका है, यहाँ से यहाँ तक। तो उतने टाइम में सैटेलाइट भी यहाँ से यहाँ पहुंच गई है, इसलिए तो इसका टाइम पीरियड क्या है, सेम है, इसलिए हम इसको जियो स्टेशन सैटेलाइट बोलते हैं। ओके, अब ये हाइट कितना है वो फाइंड कर सकते हैं हम लोग, तो इसको लिख लो, फिर बताता हूँ मैं हाइट कितना हुआ है। यानी जियो स्टेशन सैटेलाइट को हम लोग कहाँ स्पेस में कहाँ छोड़कर आते हैं,
कि वो अर्थ के साथ साथ रोटेट करे, तो वो हाइट हम बता सकते हैं कितना है, उसको फाइंड करेंगे। ये लिख लो पहले। लिख लिया। हम्म। अच्छा, SC2 में अभी क्या चल रहा है, जेई एडवांस में या जेई मेंस में? रिजिड बॉडी डायनामिक्स अभी स्टार्ट हुआ या कंप्लीट होने वाला है? अभी स्टार्ट हुआ है, 2 लेक्चर हो गए। ओके। डन सर। ओके, तो अब यहाँ देखो एक्चुअली हो क्या रहा है। ये अर्थ है और इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, तो लेकिन जो एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ दरअसल वो ये इक्वेटोरियल प्लेन में है, यानी जिस ऑर्बिट में घूम रहा है वो यहाँ है, ये सैटेलाइट है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ये R है और ये जो डिस्टेंस यहाँ से ये H में बोल रहा हूँ। तो मैं टॉप से आपको दिखा रहा था, वो जो फिगर था वो मैं यहाँ से देख रहा था उसको, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये इस ऑर्बिट को हम बोल रहे हैं पार्किंग ऑर्बिट, और ये पार्किंग ऑर्बिट किस में होगी? इक्वेटोरियल प्लेन में। ठीक, तो अब आप यहाँ देखो, अगर टॉप से हम लोग देखें इसको, तो जैसे वो केस में बता रहा था कि टॉप से देख रहे हैं, तो ये सैटेलाइट यहाँ है हमारे पास और ये इस ऑर्बिट में घूम रहा है। तो इसकी स्पीड मान लेते हैं v है। तो आप देखो कि अगर इस सैटेलाइट का मास मैं m मानता हूँ और अर्थ का मास कैपिटल M है, तो हमारी ये बात हुई थी कि सारा मास हम लोग आउटर में जब जाते हैं तो सारा मास कहाँ होता है? सेंटर पे होता है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस वो कितना है? R+H है। तो यानी इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है Gmm/R+H का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू क्या होगा? क्योंकि ये इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? mv²/R+H, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो m ओमेगा² इंटू R+H, है ना? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि v इक्वल टू होता है ओमेगा R+H, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं। और ओमेगा को हम लोग क्या लिखेंगे? 2π/24 आवर्स इंटू, यानी इसका मतलब सेकंड में लेके जाएंगे तो जाएगा 24 आवर्स यानी 60 इंटू 60, तो ये हो जाएगा इसका रेडियन पर सेकंड। ये पॉइंट क्लियर है?
ये लिख लिया? Yes, sir. तो यहाँ आप देखिए कि इसको मैं लिख सकता हूँ, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम लोग, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। पहले देखो m से तो m कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा GM/R+H का होल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R+H, या GM/ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू R+H⁻3, या GM/ओमेगा स्क्वायर इसके पावर 1/3 इक्वल टू R+H। और यहाँ से H की जो वैल्यू है वो यहाँ से मिलेगी अपने को, तो GM/ओमेगा स्क्वायर इसके पावर 1/3 माइनस R। जब आप इस सब में G कैपिटल M इसकी वैल्यू रखोगे, अब आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू कैसे, GM की वैल्यू कहाँ से लाएं? तो दरअसल ये आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि GM/R² इक्वल टू G होता है ना। तो GM की वैल्यू क्या हो जाएगी, G इंटू R², जहाँ G की वैल्यू थी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, R जो कि अर्थ की रेडियस है वो 6400 किलोमीटर। ओमेगा आपको पता ही है, यहाँ से ओमेगा रखेंगे, तो जब आप इस सब वैल्यूज को पुट करोगे यहाँ, तो दरअसल H की वैल्यू निकल कर आती है लमसम 36,000 किलोमीटर। यानी इसका मतलब है कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो अर्थ से उसकी डिस्टेंस कितना है, 36,000 किलोमीटर है। तो वहाँ जाके जब सैटेलाइट को ये रिलीज करते हैं या वहाँ जाके उसको वेलोसिटी भी देते हैं, तो आप देखोगे कि वो जो हाइट है अर्थ से वो 36,000 किलोमीटर है। ठीक है, लिख लो इसको। लिख लिया? Yes, sir.
तो मैं आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में बताता हूँ क्योंकि कॉमन टॉपिक है सबके लिए। ओके थोड़ा जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहले उसके लिए भी आगे का ग्रेविटेशन का कुछ पॉइंट बताता हूँ मैं। जिन्होंने पढ़ा है ठीक है, तो जैसे अभी S7 में कई बच्चों ने नहीं है पढ़ा है, तो मैं थोड़ा और ग्रेविटेशन के बारे में बता देता हूँ देखो, क्योंकि अभी इसमें मुझे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताना है और एस्केप स्पीड के बारे में बताना है। देखिए ग्रेविटेशन का मतलब ही अट्रैक्शन होता है। सबसे पहले तो दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठा लो कि रिपल्शन का कोई कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन में होता ही नहीं है। जब भी बात करेंगे हम लोग अट्रैक्शन की बात करेंगे। ओके, तो इसके लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, ये जो लॉ है इट इज ओनली फॉर पॉइंट मासेस से, ध्यान रखना है। किसके लिए? पॉइंट मासेस के लिए कॉन्सेप्ट उसने दिया है। वो अलग बात है कि हम लोग बिग बॉडीज के लिए भी इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, लेकिन फिर इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट दिया उसने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए दिया है। ठीक, तो उसने लिया कि मान लो अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं, सॉरी 2 पॉइंट मासेस हैं, क्योंकि वैसे ही कूलम्ब्स लॉ भी होता है, उसके बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। तो मान लो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, 2 पॉइंट मासेस है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। तो यहाँ जो इनके बीच में जो फोर्स होगा, यानी m1 इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा m2 को और m2 m1 को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो जिस फोर्स से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो फोर्स दरअसल F ही है। तो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ ये कहता है कि the interaction force between 2 point masses is directly proportional to product of the masses in and inversely proportional to the square of the distance between them, यानी 1/r²। ठीक है, तो यानी F is directly proportional to, दोनों को कंबाइन करेंगे तो m1 m2/r², यानी F इक्वल टू होगा G m1 m2/r², जहाँ G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी G को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो ये फोर्स होगा, इसको लैंग्वेज भी लिख देता हूँ मैं। अच्छा, ये टॉपिक आपको वापस 12th में पढ़ाया जाएगा। लिख लिया? ग्रेविटेशनल, तो देखो कैसे लिखी जाती है चीजें, वो भी साथ में समझना चाहिए आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट masses is
directly proportional to product of point masses and inversely proportional